हेलो दोस्तों, आप सभी को KBB स्टडी ग्रुप में स्वागत करता हूं। आज आपको हम चौथा अंक पढ़ाएंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय तीसरा अंक पढ़ा चुके हैं और काफी सरल भाषा में बताने का प्रयास किए हैं। ठीक है, आप लोग को 25 तारीख को एग्जाम में इसी को देखते हुए पुनः बहुत ही जल्दी वीडियो ला रहे हैं ताकि आप लोगों को किसी तरह का दिक्कत नहीं हो और काफी सटीक क्वेश्चन बता रहे जो एग्जाम में आने वाला है। क्वेश्चन पूछ सकता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के गठन एवं अधिकारों एवं कार्यों का अध्ययन करें। ठीक है, लेकिन आप लोग को एकदम सरल भाषा में बताने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आप लोग को दिक्कत कभी नहीं होना चाहिए। हम ये चाहते हैं, अगर हमारा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा होगा तो KBB स्टडी ग्रुप को जरूर सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे। ठीक है, ताकि हमको भी अच्छा लगे। ठीक है, और काफी सरल भाषा में बताने का प्रयास करने बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलिए आप लोगों को पढ़ाने का प्रयास करते हैं। पहले अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में थोड़ा सा आपको बताते हैं काफी सरल शब्दों में। उसके बाद उससे पहले क्या लिखना उसका बताएंगे। जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है ना, वो पूरी दुनिया में सबसे बड़ा कोर्ट है। क्या? पूरी दुनिया का सबसे बड़ा कोर्ट है, यानी दुनिया का सुप्रीम कोर्ट है। पूरी दुनिया का सबसे बड़ा कोर्ट है। अंतर्राष्ट्रीय मामले में जितने भी विवाद आते हैं इसी में आते हैं। ठीक है, और पूरी दुनिया का सबसे बड़ा कोर्ट है, यानी दुनिया का सुप्रीम कोर्ट है। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हेड क्वार्टर, जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हेड क्वार्टर है वो अमेरिका में नहीं है। कहाँ? अमेरिका में नहीं है। जो न्यूयॉर्क में सबका हेड क्वार्टर था ना, क्या बोल, जो अमेरिका में था सुरक्षा परिषद, महासभा, आर्थिक एवं साझी परिषद, इन लोग का था ना वहाँ पे, क्या बोलते हैं, न्यूयॉर्क में। लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हेड क्वार्टर है वो अमेरिका में नहीं है। इसका हेड क्वार्टर हेग नीदरलैंड में। कहा? हेग नीदरलैंड में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 जज होते हैं और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 जज होते हैं। इनमें से 9 जजों होने पर ही इनकी कार्रवाई शुरू होती है। अगर बोला गया है कि इनमें से जब 15 जज है तो इसकी कार्रवाई कब स्टार्ट होगी? इनकी कार्रवाई तब स्टार्ट होगी जब इनकी 9 जजों की उपस्थिति आवश्यक होगी। ठीक है, तभी इनकी कार्रवाई स्टार्ट हो सकती है। और जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है ये युद्ध के समय से क्राइम से जुड़े मामले को देखता है। जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है युद्ध के समय से ही क्राइम से जुड़े मामले को देखता है। ठीक है, और इससे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से लिखने से पहले थोड़ा सा जरूर आप परिचय दे दीजिएगा। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में। इनकी स्थापना लिखिएगा 24 अक्टूबर 1945 संयुक्त राष्ट्र संघ की लिखिएगा। ठीक है, हम आपको ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का नहीं बता रहे हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ का बता रहे। 24 अक्टूबर 1945 को लिखिएगा। उसके बाद इसका मुख्यालय लिखिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय लिखिएगा। ठीक है, न्यूयॉर्क, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क लिखिएगा। इनकी सदस्य संख्या 193 लिखिएगा। अधिकारी भाषा लिखिए चीनी, अंग्रेजी, अरबी, फारसी, रूसी, स्पेनी। ठीक है, और इसके बाद आपको लिखना है, उसके बाद आप लोग क्या लिखिए पता है, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर की धारा 7 में संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अस्थायी अंग बतलाए गए हैं जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय काफी इंपॉर्टेंट है, जो हम आपको इस तरह बताने का प्रयास करते हैं। ठीक है, जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का वर्णन हम कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह लिखिएगा। ठीक है, क्या लिखिएगा? संयुक्त राष्ट्र संघ की चार्टर की धारा 7 में संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अस्थायी अंग दर्शाए गए हैं। ठीक है, यह बतलाए गए। उसके बाद आप लोग 6 अंग दर्शा दीजिएगा। उसके बाद लिखिएगा कि उसमें से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय काफी इंपॉर्टेंट है, जो काफी महत्वपूर्ण है। उसके बाद आप लिखने का प्रयास कीजिएगा क्या। ठीक है, उसके बाद लिखिएगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय देश देके लिखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 3 अप्रैल 1946 में किया गया था। क्या? 3 अप्रैल 1946 में किया गया था। इसका हेड क्वार्टर आपको बताया ना, इसका हेड क्वार्टर हेग नीदरलैंड में। गड़बड़ाइएगा नहीं, उसमें जो हम आपको बताएं संयुक्त राष्ट्र संघ की जो है इसकी मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय एक ऐसा न्यायालय है जिसकी हेड क्वार्टर हेग में है, नीदरलैंड में। संयुक्त राष्ट्र संघ की चार्टर की अध्याय 14 में अनुच्छेद 92 से लेकर 96 तक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के गठन तथा शक्तियों का वर्णन किया। क्या? 92 से लेकर 96 तक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के गठन तथा शक्तियों का वर्णन। चार्टर के मूल रूप से इस न्यायालय में जजों की संख्या 15 थी। जो इन जजों की संख्या कितना थी? 15 थी। लेकिन बाद में इसे बढ़ाकर 16 कर दी गई। क्या? बाद में इसे बढ़ाकर 16 कर दी गई। इसकी जब बढ़ाकर 16 कर दी गई तो इसकी नियुक्ति महासभा तथा सुरक्षा परिषद के द्वारा संयुक्त रूप से 9 वर्ष के लिए की जाती है। इसकी नियुक्ति किसके द्वारा? महासभा तथा सुरक्षा परिषद के द्वारा
संयुक्त रूप से 9 वर्ष के लिए की जाती है। ठीक है, इनमें किसी भी देश में एक से अधिक न्यायाधीश, जो न्यायाधीश का कार्यकाल है समाप्त होने पर, अगर एक से अधिक जो न्यायाधीश होते हैं उसका कार्यकाल समाप्त होने पर वह पुनः कार्यकाल में आ सकता है। ठीक है, यही इसका कहने का मतलब है। दोबारा चुने जाने का अधिकार है। नियमानुसार न्यायाधीश अपने कार्यकाल में कोई अन्य काम नहीं कर सकते। इसका नियम यह कहता है कोई भी जो न्यायाधीश है वो अपने कार्यकाल में किसी अन्य काम को नहीं कर सकते हैं, किसी दूसरे काम से नहीं कर सकते। वे सिर्फ न्यायाधीश ही रहेंगे। न्यायाधीश अपने काम को अच्छे से देखे, दूसरे काम के लिए उन्हें अधिकार नहीं दिया गया है। लेकिन इसमें एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा रजिस्ट्रार की नियुक्ति न्यायालय स्वयं करती है। क्या? अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा रजिस्ट्रार की नियुक्ति न्यायालय स्वयं करती है। न्यायालय अपने नियमों को निश्चित कर सकता है, और जो न्यायालय है अपने नियमों को निश्चित कर सकता है। अस्थायी न्यायाधीशों के अतिरिक्त अस्थायी न्यायाधीशों की किसी विशेष में नियुक्त कर सकता है। अस्थायी होते हैं न्यायाधीशों के अतिरिक्त अस्थायी न्यायाधीशों को भी विशेष नियुक्ति करवा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों की जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जज हैं उसको टैक्स मुक्त 20,000 पाउंड वार्षिक वेतन मिलता है। क्या? जो टैक्स मुक्त है वो 20,000 पाउंड वार्षिक वेतन मिलता है। उसके लिए पेंशन की व्यवस्था है। क्या? उसके लिए पेंशन की व्यवस्था है। संविधान में जजों की सेवानिवृत्ति की आयु के बारे में कुछ नहीं किया गया है। ठीक है, इसमें बोला गया है कि जो सेवानिवृत्त होंगे उसके आयु के बारे में कुछ नहीं किया गया है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के शक्तियों एवं क्षेत्र अधिकार का वर्णन करें। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में सदस्य राष्ट्र अपना विवाद ला सकते हैं। क्या? जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है उसमें सदस्य राष्ट्र अपना विवाद ला सकते हैं, परंतु गैर सदस्य जो उसमें शामिल नहीं वो भी अपना विवाद ला सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में। ठीक है, न्यायालय का क्षेत्राधिकार तीन प्रकार के होते हैं। जो इस प्रकार न्यायालय का क्षेत्राधिकार होता है 3 प्रकार का होता है। क्या? ऐच्छिक, अनिवार्य, परामर्श। समझे ना? क्या? ऐच्छिक, अनिवार्य और परामर्श। ऐच्छिक क्षेत्राधिकार क्या होता है? ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के समक्ष कोई विवाद तभी आता है जबकि विवाद से संबंधित दोनों पक्ष अपने सहमति दे चुके हैं। विवाद से संबंधित जो लड़ाई झगड़ा से संबंधित होता है वो दोनों पक्ष अपनी सहमति दे चुके होते हैं, जबकि एक पक्ष की इच्छा पर न्यायालय कोई विवाद नहीं सुनता। और अगर एक पक्ष चाहे कि उनकी इच्छा पर न्यायालय विवाद सुने तो ये हरगिज संभव नहीं है। वे अपने विवाद को नहीं सुन सकता है, उनके विवादों को सुनने का अधिकार नहीं है, वे सुनेगा ही नहीं। न्यायालय कोई विवाद नहीं सुनता। अनिवार्य क्षेत्राधिकार। ठीक है, अनिवार्य क्षेत्राधिकार अंतर्राष्ट्रीय कानून संबंधित प्रश्न पूछने का अधिकार है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी ऐसे तथ्य का अस्तित्व, क्या? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, ठीक है, किसी ऐसे तथ्य का अस्तित्व जिसके प्रमाणित हो जाने पर किसी अंतर्राष्ट्रीय कर्तव्य का उल्लंघन समझा जाए। अनिवार्य में क्या होगा? जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी ऐसे तथ्यों का अस्तित्व जिसके प्रमाणित हो जाने पर किसी अंतर्राष्ट्रीय कर्तव्य का उल्लंघन समझा जाए। जब प्रमाणित हो जाएगा तो अंतर्राष्ट्रीय कर्तव्य का उल्लंघन समझा जाएगा। परामर्श क्षेत्राधिकार। महासभा सुरक्षा परिषद अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से किसी भी कानूनी प्रश्न पर परामर्श देने के लिए प्रार्थना कर सकता है। जो महासभा सुरक्षा परिषद है वो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय वो महासभा सुरक्षा परिषद है, उससे किसी भी कानूनी प्रश्न में परामर्श देने के लिए प्रार्थना कर सकता है कि नहीं हमको ये इससे परामर्श दीजिए, आपके देख रेख में करना चाहते हैं तो परामर्श दे सकता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के अन्य अंग व विशेष संस्थाएं भी महासभा द्वारा इस संबंध में किसी भी अधिकार दिए जाने पर अपना अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले कानूनों पर न्यायालय से परामर्श कर सकता है। उसके क्षेत्र में विवाद उत्पन्न होने पर कानूनी न्यायालय से परामर्श कर सकता है। ठीक है, इस तरह आपका ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और काफी सरल भाषा में बताने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आप लोग को भी दिक्कत नहीं हो, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं हो, आप लोग भी एग्जाम अच्छे से लिख पाएंगे, एक्सटर्नल एग्जाम। ठीक है, अगर हमारा पढ़ाने का तरीका KVBB स्टडी ग्रुप को जरूर सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे। अगर पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा होगा, आपको पढ़ने में अच्छा लग रहा होगा तो जरूर KVB स्टडी ग्रुप को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे अपने दोस्तों तक।
अब जो 5वां है आप लोग को न्यायिक परिषद के बारे में पढ़ाएंगे, ठीक है। और काफी सरल भाषा में बताने का प्रयास करें ताकि आप लोग को किसी प्रकार का दिक्कत नहीं हो, ठीक है। इसलिए तो हम काफी सरल भाषा में आप लोग को बता रहे हैं ताकि आप लोग एग्जाम में अच्छे से लिख पाए। लेकिन ये भूलिएगा नहीं कि जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हेड क्वार्टर कहाँ है, जो हेड क्वार्टर है वो हेग या नीदरलैंड में। ये नहीं लिख दीजिए कि इनका इसकी मुख्यालय न्यूयॉर्क में, ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। ये मात्र ऐसा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जिसका हेड क्वार्टर नीदरलैंड में, कहा नीदरलैंड में, हेग में, ठीक है। इस तरह आपका ये क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो गया और आप लोग के सामने बहुत ही जल्द न्यायिक परिषद लाने का प्रयास करेंगे और उसके बाद जो हमको इम्पोर्टेंट लगा उसको भी आप लोग के सामने पुनः वीडियो लाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। इस तरह आपका ये कंप्लीट हो गया।